फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट के अंदर है बफर। बफर जो है वो क्या होते हैं? बफर कोई भी सॉल्यूशन होता है और इस सॉल्यूशन की एक पीएच होती है और ये पीएच यदि कुछ ऊपर बढ़े या कुछ नीचे जाए तो इस पीएच को बैलेंसिंग करने के लिए हम बफर ऐड करते हैं। तो बफर क्या होते हैं? पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफर को मिक्स करते हैं। बफर कैसा होना चाहिए? बफर शुड बी चीपर, सस्ता होना चाहिए और मेंटेन डिज़ायरेबल पीएच, यानी जो डिज़ायरेबल हमारी पीएच है उसको भी मेंटेन करें और नॉट इंटरेक्शन, जिसमें हम सॉल्यूशन को डाल रहे हैं उससे रिएक्ट भी नहीं करे और ये स्टेबल भी रहे। ये बफर की क्वालिटी होती हैं। बफर की कैपेसिटी की बात करें तो बफर की कैपेसिटी जो होती है वो हम किससे निकालते हैं? वो बफर इक्वेशन से निकालते हैं और ये इक्वेशन कौन सी होती है? एच इक्वेशन होती हैं। बफर की बात करें तो बफर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। जैसे एसिडिक बफर की बात करें तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, CH3COOH, ये अपने आप में क्या है? एक वीक एसिड है और इस वीक एसिड का अब हमें क्या बनाना है? इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक जो है हमें इसका साल्ट बनाना है। क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका साल्ट बनाएंगे तो ये CH3COONA हो जाएगा। इसी तरह बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर में जैसे एग्जांपल है NH4OH, ये अपने आप में एक वीक बेस है तो इसका हम क्या करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट बना देंगे तो ये बेसिक बफर हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें फॉस्फेट बफर की, फॉस्फेट बफर जो है वो क्या होते हैं? ये डबल साल्ट बफर के नाम से जाने जाते हैं और KH2PO4, ये KH2PO4 ये क्या है? फास्फेट बफर है और इसको हम बनाते हैं किसके साथ? K2HPO4। ये हमारी रेंज से ऊपर होगा, इतना ही ध्यान रखना है कि फॉस्फेट बफर होते हैं। बफरिंग रेंज की बात करें तो बफरिंग रेंज जो है उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं? PKA-1 से लेकर PKA+1 होती है। PKA+1 होती है। किसी भी सॉल्यूशन की हमें बफरिंग रेंज निकालनी है। जैसे मान लो पीएच, कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच 3 है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? PKA-1 PKA+1, तो यहाँ 3 है तो 3 में से 1 हटाएंगे और यहाँ 3 में 1 ऐड करेंगे तो इसकी पीएच रेंज 3 - 1 2 और यहाँ 4, इसकी पीएच रेंज जो है वो आ जाएगी। मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी कब होती है? किसी भी सॉल्यूशन की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जब होती है जब उस सॉल्यूशन की पीएच PKA वैल्यू के इक्वल हो जाए। और PKA वैल्यू जो होती है इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? इसको माइनस लॉगरिथम KA से इंडिकेट करते हैं या माइनस log S से इंडिकेट करते हैं। बोरिक एसिड अपने आप में क्या होता है? बोरिक एसिड अपने आप में H3BO3 एक बफर है और ये एज ए बैक्टीरियोस्टेटिक आईवास में काम करता है, नेजल वास में काम करता है और इसका एक्सटर्नल प्रिपरेशन नेजल आईवी में यूज करते हैं, लेकिन इसका पेरेंटल यूज हम नहीं कर सकते। और इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट एक वाटर सोल्यूबल होते हैं और एक ऑयल सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल को हम R रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। जैसे वाटर में R है तो इस तरह से याद करें, वाटर सोल्यूबल रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और ये एग्जांपल दूं तो सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल है। और ऑयल सोल्यूबल जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेटिव चेन को ब्लॉक करते हैं तो इनको हम ब्लॉकिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। और ये BHT, BHA, टोकोफेरोल, ये सब ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जब भी कोई सॉल्यूशन हमारे पास ऑयल का है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हम क्या करेंगे? ऑयल
सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट को ही मिक्स करेंगे। जीआईटी एजेंट की बात करें तो जीआईटी एजेंट में एसिडिफाइंग एजेंट डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट HCl को हम म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं। और जब हमारी ये क्या है, ये हमारी सिस्टम, ओरल सिस्टम, और यहाँ से जो एसिड जो रिलीज होता है यदि वो कम हो जाए तो इस एसिड रिलीज के कम होने को हम क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया। और एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए हम डाइल्यूट HCl का यूज कर सकते हैं। यानी एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीटमेंट करने के लिए हम म्यूरियाटिक एसिड दे सकते हैं, क्योंकि हम डाइल्यूट HCl को ही म्यूरियाटिक एसिड बोलते हैं। NaHCO3 ये अपने आप में क्या है, ये मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने के काम में लेते हैं। और NaHCO3 का ड्रॉबैक क्या है या कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जिस पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसमें क्या है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने वाले केमिकल हमें नहीं देना है, क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट देंगे तो ये क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। इस वजह से हम हाइपरटेंसिव के पेशेंट को कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा केमिकल किसी भी ड्रग में नहीं देते, चाहे वो इनो हो या अदरवाइज हो। नॉन सिस्टमिक एंटासिड की यदि हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड की कैटेगरी में आते हैं। अब है प्रोटेक्टिव एंड एडसॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव एंड एडसॉर्बेंट, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यदि हम बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका 8% सॉल्यूशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, OH, MgO, ये सब क्या है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में क्या है, फास्ट एक्टिंग है। और ये जब हम इसको यूज करते हैं तो कभी कभी क्या है, थोड़ा चेंजेबल रिएक्शन आते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने यूज किया और हमारी यहाँ इसकी pH यदि 5 से ज़्यादा हो जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट pH 5 से ज़्यादा होने पर जो है पेराइटल सेल एक्स्ट्रा एसिड रिलीज करती हैं, और उसकी वजह से इसको हम एसिड रिबॉन्ड फिनोमेना कहते हैं। एल्युमिनियम जब भी हम देंगे तो एल्युमिनियम से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, इसीलिए जो हम टिफिन पैक करने के अंदर फॉइल यूज करते हैं वो एल्युमिनियम की होती है। और जिस पेशेंट को ऑलरेडी पहले से ही कॉन्स्टिपेशन है और उसमें आप इसको एल्युमिनियम फॉइल में खाना देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, तो एल्युमिनियम की फॉइल हमें वहाँ यूज नहीं करनी है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, वो लूज मोशन करता है, यानी वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। एडसॉर्बेंट की बात करें तो एडसॉर्बेंट में क्या आते हैं, बिस्मथ साल्ट आते हैं। और इसके अलावा एक्टिवेटेड क्ले आते हैं, एक्टिवेटेड क्ले और एक्टिवेटेड चारकोल आते हैं। ये सब क्या है, एडसॉर्बेंट है। और एडसॉर्बेंट जो है ये केमिकल है, तो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, अढेर हो जाते हैं। इस तरह से काम करते हैं। प्रोटेक्टिव में टाक आता है, और टाक जो है वो क्या है, टेल्कम। और टेल्कम का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। और ये एज ए डस्टिंग पाउडर फिल्टर ऐड के रूप में यूज करते हैं। कैलामाइन क्या है, जिंक कार्बोनेट। और कैलामाइन लोशन जो है उसमें कैलामाइन प्लस जिंक ऑक्साइड इक्वल क्वांटिटी होती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो अपने आप में क्या है, TiO2, ये अपने आप में OPC5 होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसको स्क्रीन आउट करता है। केमनोफोर की बात करें तो केमनोफोर अपने आप में वो क्या होगा, वो स्टोमच में जब मॉर्फिन या ओपियम पॉइजनिंग होती है तो उसको क्लीनिंग एंड वॉशिंग करने के लिए हम केमनोफोर यूज करते हैं, और ये अपने आप में एक सेल्फ इंडिकेटर भी होता है। अब हम बात करते हैं ल्यूगोल सॉल्यूशन की। ये ल्यूगोल सॉल्यूशन जो है इसके अंदर एक्वस आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, जिसमें 5% कितनी होती है, 5% वेट फॉर वॉल्यूम आयोडीन होती हैं। WV वेट फॉर वॉल्यूम याद करना है। और इसमें 5% WVI होती हैं। और 10% की बात करें तो 10% जो है वो पोटेशियम आयोडाइड होता है। इस तरह से याद करें। तो ल्यूगोल सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन की बात करें तो ल्यूगोल सॉल्यूशन में जैसे स्ट्रॉन्ग आयोडीन आएगी
स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब वहाँ आयोडीन की डोज को हमें क्या करना है, डबल करना है। तो 10% होते ही वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यदि वीक आयोडीन सॉल्यूशन की बात करें तो 5% जो लिगोल सॉल्यूशन है इसको डाउन करना है, यानी इसको 2.5% करना है, और इसको 2% करना है पोटेशियम आयोडाइड को, और ये 2.5% करना है। तो आपका ये वीक आयोडीन सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे हमने बताया आपको लिगोल सॉल्यूशन ये है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन ये है, और एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं वो जैसे हमारी ये स्किन है और इस स्किन पर यदि ब्लीडिंग हो रही है तो इसको स्टॉप करने के लिए हम एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं। एस्ट्रिंजेंट को ही स्टाइपिक एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है एलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिटकरी। ये क्या है, वो एस्ट्रिंजेंट है। जिंक सल्फेट ये भी क्या है, एस्ट्रिंजेंट है। और एक होता है एंटी पेरिस्प्रेंट, इसका मतलब जो पेरिस्प्रेशन यानी जो हमारा पसीना आता है उसको डिक्रीज करे, उनको हम एंटी पेरिस्प्रेंट बोलते हैं। और एंटी पेरिस्प्रेंट का काम कौन करते हैं, डिओड्रेंट। डिओड्रेंट जो होते हैं वो पसीने में आने वाली स्मेल को डिक्रीज करते हैं, तो वो क्या है, एंटी पेरिस्प्रेंट। ये हमारा ओरल सिस्टम, और इसमें इंटेस्टाइन मूवमेंट जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा हमें क्या होते हैं, लूज मोशन होते हैं। तो इंटेस्टाइन मूवमेंट जो है वो एक स्पीड में होना चाहिए। यदि ये बढ़ता है तो हमें क्या होंगे, लूज मोशन होंगे। और ये रिलैक्स होता है यानी इंटेस्टाइन मूवमेंट डिक्रीज होंगे तो हमारे इंटेस्टाइन रिलैक्स होगी, और इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है कैथार्टिक, इसके बाद एक होता है परगेटिव, और एक होता है लग्जेटिव। लग्जेटिव का मतलब हुआ कि हमारी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले हम लग्जेटिव देंगे। लग्जेटिव यदि काम नहीं करता तो हम उसको परगेटिव देते हैं, और परगेटिव भी काम नहीं करता तो उसको हम कैथार्टिक देते हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कायम चूर्ण है, और कायम चूर्ण की हम लो डोज देते हैं 1 चम्मच, तो वो लग्जेटिव का काम करेगा। और इसको यदि हमने थोड़ी हाई डोज बढ़ा दी, यानी लो डोज पर परगेटिव होता है और हाई डोज पे ये क्या हो जाएगा, कैथार्टिक हो जाएगा, यानी ये लूज मोशन ज़्यादा कर देगा। और इसके अलावा जो भी कैथार्टिक होते हैं उनको हम सेलाइन कैथार्टिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेलाइन कैथार्टिक। और सेलाइन वर्ड्स कब लगेगा, जब जो भी सॉल्यूशन साल्ट के होते हैं उनसे पहले सेलाइन वर्ड्स लगा सकते हैं। तो सेलाइन कैथार्टिक वो होंगे जो साल्ट के सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और मैग्नीशियम सल्फेट को ही हम एप्सम साल्ट बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को ही हम क्या बोलते हैं, एप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं। इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन में ऑक्सीजन, CO2 और N2 ये क्या हैं, N2O, ये इनहेलेंट में काम करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, ये क्या होगी, N2 होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनहेलेशन में ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। ये हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो इसका कलर कैसा होता है, हमारे जो मकान होते हैं उनका कलर कैसा होता है, वाइट। तो आपको सबसे पहले इसको वाइट करना है। इसके बाद में वाइट का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक। तो ब्लैक एंड वाइट याद रखें, तो ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो जाएगा। अब जैसे आप CO2 सिलेंडर की बात करते हैं तो CO2 का जो सिलेंडर होगा वो कैसा होगा, यहाँ क्या है, ब्लैक। तो इसको आपको यहाँ ब्लैक इसकी नेक बनानी है। और B जो है CO2 सिलेंडर BG होता है, इस कोड से याद करें। तो ये B है, तो इसका ये क्या है, इसका ये जो बॉडी है वो ग्रे कलर की होगी। इस तरह से आपको याद करना है। और N2O जो सिलेंडर होता है, N2O सिलेंडर होगा वो कैसा होगा, वो ब्लू कलर का होगा। अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात करेंगे रेस्पिरेटरी स्टूडेंट की, वो तो वहाँ नाइट्रोजन होगी। और यहाँ हम इनहेलेंट की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड हमेशा ब्लू कलर की होती हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की बात करें तो CO2 गैस जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे लंग्स को कॉन्टैक्ट करने का काम करती हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये हमारे लंग्स हैं, जैसे CO2 का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हार्ट अपने आप क्या करता है, रेट को बढ़ा लेता है, और लंग्स की कॉन्टैक्टिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। और ये क्या है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करता है। अमोनियम कार्बोनेट एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया। एक्सपेक्टोरेंट,
एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं या इमेटिक जो है वो क्या होते हैं? ये हमारा ओरल सिस्टम, कोई भी ओरल रूट से हम ड्रग दे रहे हैं और स्टमच में जाकर वो इस स्टमच को इरिटेट करती हैं। इरिटेट का मतलब हो जैसे आप लाल मिर्च या हरी मिर्च खाते हैं तो वो पेट में जाकर इरिटेट करती हैं, उसकी वजह से आपके आँख में जो है क्या होता है, आँख में आपके जो है पानी आएगा। इसी तरह से याद करें कि आँख में पानी आएगा तो इसी तरह स्टमच में इरिटेट करने के बाद आपके जो लंग्स है, इधर आपने ओरल रूट से क्या है एक्सपेक्टोरेंट दिया है और ओरल रूट से आपने जो है ड्रग दी है और देने के बाद या स्टोमच में इसको इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से आपके लंग्स जो है वो क्या होंगे, लंग्स भी वाटरी फ्लूइड जो है वो सेक्रेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट का एक्शन यहाँ स्टोमच में होता है, लेकिन इसका एक्शन जो है नेट कहाँ होता है, इनडायरेक्टली वो लंग्स पे आता है और इसकी वजह से लंग्स जो है वो वाटरी फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी में अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट ये आते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लो डोज देते हैं तो वो एक्सपेक्टोरेंट का काम करेगा और यदि आप इसकी डोज को बढ़ा देते हैं तो वो इमेसिस का काम करेगा, इमेटिक का काम करेगा। इमेटिक का मतलब पहले आपने लो डोज दी तो वो इमेटिक का एक्सपेक्टोरेंट का काम करेगा, थोड़ी सी डोज आपने बढ़ाई तो वो आपके इमेटिक का काम करेगा, यानी वो आपको उल्टी भी करवा सकता है। तो एक्सपेक्टोरेंट की हाई डोज हमेशा इमेटिक के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो एक्सपेक्टोरेंट है वो क्या है, साल्ट के सॉल्यूशन, इसलिए इनको हम सेलाइन कैथार्टिक भी कह सकते हैं, सेलाइन कैथार्टिक भी इनको कह सकते हैं क्योंकि ये साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं। अब हम जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक म्यूकोकाइनेटिक और एक होता है म्यूकोलाइटिक। तो म्यूकोकाइनेटिक की बात यदि हम बात करें तो म्यूकोकाइनेटिक जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे लंग्स हैं और लंग्स के अंदर म्यूकस जो है इसका मूवमेंट इंक्रीज करते हैं, यानी इसके मूवमेंट को बढ़ाते हैं और ब्रोंकाइल सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो म्यूकोकाइनेटिक ब्रोंकाइल सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जिससे यहाँ जो कफ है इसकी विस्कोसिटी को ये डिक्रीज कर देता है। और ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं म्यूकोकाइनेटिक उनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे सेलाइन कैथार्टिक की बात सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट की बात करें जिनको SE कह सकते हैं, और सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट में पोटेशियम आयोडाइड NH4Cl आएगा। और एक जो है ये हमारा ओरल सिस्टम और वहाँ इसको रिफ्लेक्ट करके फिर एक्शन दे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इमेटिन, तो ये अपने आप में क्या है, ये म्यूकोकाइनेटिक है, लेकिन ये सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी में आएगा और ये रिफ्लेक्स एक्टिंग की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसने यहाँ आकर इसको रिफ्लेक्स करवाया, उसके बाद में आपको क्या हुआ है, एक्शन हुआ है, जिससे आपको वोमिटिंग हुई है। तो ये भी क्या है, एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक की कैटेगरी में आते हैं। और एक होते हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है कि जो यहाँ कफ है उसको ब्रेक करे, उसको तोड़ दे। और म्यूकोलाइटिक जो होते हैं वो कफ को ब्रेक करते हैं, म्यूकस को, और विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। और म्यूकोलाइटिक की कैटेगरी में A एम्ब्रोक्सोल, B ब्रोमोहेक्सिन और एक जो है एसिटाइल सिस्टीन टैबलेट आती हैं। और एसिटाइल सिस्टीन टैबलेट की जो डिजिंटीग्रेशन टैबलेट है उसको आप वाटर में डिजोल्व करते हैं और वाटर में डिजोल्व करने के बाद इसको आप पीते हैं, तो ये एसिटाइल सिस्टीन की टैबलेट होती हैं, जो कि अपने आप में म्यूकोलाइटिक की कैटेगरी में आती हैं। इलेक्ट्रोलाइट के बाद है डेंटल प्रोडक्ट। इसमें डेंटिफ्रिसेज के रूप में हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं, अदरवाइज भी करते हैं। क्लीनिंग एंड फोमिंग एजेंट जो है वो SLS सोडियम लैरिल सल्फेट होता है। और डेंटल कैरीज यानी जो हमारे दांत होते हैं उसके अंदर जो खड्डे हो जाते हैं, उन खड्डों को प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट एज ए हम सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। और डीसेंसिटाइजिंग एजेंट यानी हमारे दांत जो है इसकी इनेमल परत हट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं और सेंसिटिव होने की वजह से हमें दांत में जो झंझनाहट होती हैं उसको कम करने के लिए डीसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। उसमें स्टोनियम क्लोराइड साल्ट होता है। जो टूथपेस्ट आती हैं मेडिकल जैसे सेंसोडाइन, तो उसका साल्ट क्या होगा, वो स्टोनियम क्लोराइड होता है। और एंटी बैक्टीरियल एजेंट की बात करें तो वो ट्राइक्लोसान होता है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होते हैं, ये ब्लड की पीएच को बैलेंस करने का काम करते हैं और इसके लिए सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड,
आयन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम जैसे मान लो इसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन यूज टू ट्रीट सिस्टेमिक एसिडोसिस, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो सिस्टेमिक एल्कालोसिस के ट्रीटमेंट के काम में लेते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.35, 35 से लेकर 7.45 होती हैं, और ये इसकी बफर रेंज होती हैं। और यदि ब्लड की पीएच 7.35 से कम हो जाए तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक एसिडोसिस बोलते हैं। और यदि पीएच 7.45 से इंक्रीज हो जाए तो इसको हम सिस्टेमिक एल्कालोसिस बोलते हैं। सिस्टेमिक एसिडोसिस हुआ है मतलब यहाँ पीएच डिक्रीज हुई है, तो हमें अब ऐसा केमिकल या सॉल्यूशन देना है जिससे हमारी पीएच क्या है, इंक्रीज हो। अब हम जो सॉल्यूशन देंगे उसमें एसिड भी होगा, बेस भी होगा, तो वहाँ जो सॉल्यूशन देंगे उसकी पीएच बढ़ानी है तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए, और वो मजबूत देंगे तो इसकी पीएच बढ़ जाएगी, यानी सिस्टेमिक एल्कालोसिस वो ठीक हो जाएगा। तो हम पीएच डिक्रीज होने को सिस्टेमिक एसिडोसिस बोलते हैं। और सिस्टेमिक एसिडोसिस को करेक्टराइज करने के लिए हम यहाँ सोडियम लैक्टेट यूज करते हैं। अब सोडियम लैक्टेट कैसे काम करता है, सोडियम लैक्टेट जैसे हमारी बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा, सोडियम प्लस H2 रिएक्शन करके NaOH बनाएगा, और वहाँ लैक्टिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड एक वीक एसिड है, पीएच को डिक्रीज करेगा, और वहाँ NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अल्टीमेटली यहाँ नेट पीएच इंक्रीज होगी। तो कुल मिलाकर सिस्टेमिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम लैक्टेट का यूज करते हैं, जबकि सिस्टेमिक एल्कालोसिस जिसमें पीएच इंक्रीज हुई है उस पीएच को डिक्रीज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे तो वो होगा बफर जिसमें वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो वैसा जो है वो कौन होगा, वो सिस्टेमिक एल्कालोसिस को ठीक करेगा। और इसका एग्जांपल है NH4Cl। जैसे ही NH4Cl हमारी बॉडी में जाएगा तो वो कैसे काम करेगा, NH4OH बनाएगा वाटर से रिएक्शन करके, HCl बनाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है, तो ये पीएच को इंक्रीज, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या करेगा, पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा, क्योंकि पीएच ऑलरेडी बढ़ी हुई है तो पीएच को डिक्रीज करेगा। इस तरह से ये काम करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जो भी केमिकल रेडियो आइसोटोप को रिलीज करें और उसको हम एज ए दवा के तौर पर या एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पर हम उसे यूज करें तो उनको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट बोलते हैं। इनके एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर, ये क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज डिके बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये आपको याद करना है। और गामा रेज डू नॉट हैव पार्टिकल हाई पेनिट्रेशन, और यहाँ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी और मिली क्यूरी, यानी हम आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से होता है। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर होते हैं। और 50% रेडियो एक्टिविटीज डिके ऑन ईच टी-हाफ पे ये डिके हो जाते हैं। और इसको साइंटिस्ट खोजने वाली जो है वो मिली क्यूरी थी, उसके नाम से इसकी यूनिट मिली क्यूरी आती है। और अब एक दो आपको याद करना है, क्रोमियम 51 जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, और कोबाल्ट 5758 वो पर्सिनियस एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में विटामिन B12 ये हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम में जब भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, इंट्रिंसिक फैक्टर का होना जरूरी है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के फेवर में होता है, और इस इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए भी हम जो है यूज करते हैं। और सोडियम क्लोराइड या स्टडी ऑफ सोडियम एक्सचेंज और सोडियम फ्लोराइड बोन स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं, ये आपको याद करना है। पैरास्टामोल की पोजनिंग हो तो वहाँ N-एसिटाइलसिस्टीन यूज करते हैं। नेलोक्सोन में ओपियम पोजनिंग में नेलोक्सोन यूज करते हैं, और साइनाइड पोजनिंग में सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। बेंजोडाइजेपाइन पोजनिंग में फ्लूमाजेनिल, और मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक पोजनिंग में
डायमर कैप्रोल, ब्रिटिश एंटी लेविस यूज करते हैं, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में ऑक्जिम, ओबिडोक्सिम, एट्रोपिन यूज कर सकते हैं। अब एसिड एंड बेस की यदि हम बात करें, एसिड बेस के लिए हमारे पास 3 थ्योरी हैं, इनको आप ए, बी और एल के नाम से याद करें। ए का मतलब आर्नेसियस थ्योरी, इसमें आयनाइजेशन होता है जिसमें एक एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड यहाँ हमेशा H आयन को डोनेट करता है। क्या करता है? H आयन को डोनेट करता है, और यहाँ ये OH आयन को डोनेट करता है। इस तरह से याद करें। जबकि बी की बात करें तो ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर एसिड और बेस होंगे, तो यहाँ ये जो है वो क्या करेगा? H आयन को डोनेट करता है, और ये H आयन एक्सेप्टर होता है, यानी H आयन को ये एक्सेप्ट करता है। इस तरह से याद करें। और ये क्या है आपके पास? L, तो ये एसिड होगा और एक इसका बेस होगा। इसमें ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिक। इस तरह से याद करें। ए, बी, एल 3 थ्योरी हैं, और इन 3 थ्योरी में H आयन को देने वाला, OH आयन को देने वाला ये आर्नेसियस, ये ब्रॉन्स्टेड जिसमें H आयन को देना है और ये लेना है, तो ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। और एक थ्योरी जो है लेविस, जिसके अंदर ए एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक और ये न्यूट्रोफिलिक। इतना ही आपको इतना देखना है। विट्रो एंटीकोवैलेंट की बात करें तो यहाँ सोडियम और एक जो है पोटेशियम होता है, सिट्रेट, दोनों ही क्या है? सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट हो या पोटेशियम सिट्रेट, ये दोनों ही क्या होते हैं? विट्रो एंटीकोवैलेंट का काम करते हैं। जबकि हिपेरिन का बात करें तो हिपेरिन विट्रो एंड विवो एंटीकोवैलेंट होता है। देखो, विट्रो का मतलब होता है कि कोई भी हम यूज कर रहे हैं वो यदि हमारी बॉडी की बाहर हो तो विट्रो कोएगुलेंट की एक कैटेगरी में आएगा, और यदि इन बॉडी के अंदर इसका हम देख रहे हैं तो वो क्या है? इन विवो की कैटेगरी में आएगा। तो हम विट्रो एंटीकोवैलेंट की यदि हम बात करें तो विट्रो एंटीकोवैलेंट में हम कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की बात करें तो ये सोडियम ऑक्जेलेट हो सकता है, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम EDTA, तो कोड होगा सोडियम CO के नाम से याद करना है। और इसके अलावा विवो एंटीकोवैलेंट में हमने आपको बताया हिपेरिन होगा, जो कि इन विट्रो एंड इन विवो दोनों की कैटेगरी में आता है। एक बोरेक्स की बात करें अपन तो बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स Na2B4O7 होता है, 10s2 क्रिस्टलाइज मॉलिक्यूल होता है, और सोडियम टेट्रा बोरेट इसका केमिकल फार्मूला होता है। SCHO फॉर्मेल्डिहाइड का 37% सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है। और हम एंडोस्कोपी करते हैं, उसके अंदर जो एंडोस्कोपी का ट्यूब का स्टरलाइजेशन करेंगे वो ग्लूटार एल्डिहाइड से करते हैं, और हॉस्पिटल सर्जिकल जो डिसइंफेक्शन करते हैं वो सेट्रीमाइड से करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ये हमने आपको सिलेंडर बताया था, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर देखिए। पहले ऑक्सीजन का ऊपर क्या है? ये ब्लैक बॉडी है और ये वाइट नेक है, ये हमने आपको बताया था। CO2 ये हो गया, N2 वो ब्लू कलर है। और नाइट्रोजन की बात करें तो ये ग्रे, इसकी क्या होगी? ग्रे, जो इसकी ग्रे CO2 सिलेंडर की क्या है? ग्रे बॉडी है, तो इसकी क्या होगी? इसकी बॉडी भी ग्रे होगी, लेकिन ब्लैक इसकी नेक होगी नाइट्रोजन की। लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज़, कोई भी केमिकल या ड्रग बनाते हैं हम, उसमें 100% प्योरिटी नहीं हो सकती, उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ को के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। और इम्प्योरिटीज़ भी एक लिमिट तक होनी चाहिए, यदि ज़्यादा है तो उस ड्रग को हम यूज नहीं कर सकते, इसी के लिए हम लिमिट टेस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ करते हैं। जब भी हमें लिमिट टेस्ट करना है तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे और एक जो हम टेस्ट सैंपल लेते हैं, और इस तरह से हम इनको कंपैरिजन करके हम क्लियर करते हैं कि इसमें कितना जो है लिमिट से ज़्यादा मिलावट है, इम्प्योरिटीज़ है, या उससे कम है। जैसे हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट रिएजेंट एजेंट प्रोडक्ट फॉर्म यानी क्लोराइड, उसके लिए हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं।
और AgCl बनता है। ओपोलेसेंस कलर आएगा। सल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइड यूज़ करते हैं और यहाँ टर्बिडिटी आती है। और हैवी मेटल की बात करें तो हैवी मेटल में हाइड्रोसल्फाइड एजेंट है, सल्फाइड ऑफ हैवी मेटल्स, और ब्राउन कलर आएगा। यहाँ आयरन के लिमिट टेस्ट में थाइग्लाइकोलिक एसिड और पर्पल कलर आता है। यहाँ आयरन की बात करें तो आयरन के लिमिट टेस्ट के अंदर दो बात ध्यान रखनी है। एक तो हम इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। सिट्रिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, इसमें इतना ही देखना है कि सिट्रिक एसिड ऐड करने की वजह होती है कॉम्प्लेक्स इंसुलेटिंग एजेंट यानी वाटर सोल्यूबल हो जाए, इसके लिए हम इसको मिक्स करते हैं। इसके अलावा क्या होती है, हम यहाँ अमोनिया गैस यूज करते हैं। हम अमोनिया यूज करते हैं और अमोनिया जो है वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एल्कलाइन पीएच जो है उसको मेंटेन करने के लिए अमोनिया यूज करते हैं। अब अमोनिया क्या है, इसका ड्रॉबैक है कि ये आयरन के साथ अमोनिया जो मिलकर के क्या बना देती है, ये फेरस FeOH बनाती है और ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस प्रेसिपिटेट को होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। तो सिट्रिक एसिड एक तो वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और यहाँ अमोनिया यूज़ करने की वजह से जो FeOH बनेगा उसको प्रेसिपिटेट होने से रोकने के लिए हम यहाँ सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। लिमिट टेस्ट अपने आप में क्या है, एक होता है क्वांटिटिव टेस्ट, एक होता है सेमी क्वांटिटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी हमें क्लियर पता हो, जैसे मैं कहता हूँ कि इसकी क्वांटिटी 10 mg है, तो ये कैसा टेस्ट होगा, ये क्वांटिटिव टेस्ट है। और एक टेस्ट होता है जिसकी हमें एक एवरेज निकालना होता है, वो सेमी क्वांटिटी में आएगा। और एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि सेमी जो लिमिट टेस्ट है वो अपने आप में क्या है, क्वांटिटिव टेस्ट की कैटेगरी में आता है। और गडजेट टेस्ट आपको पता है, और ये हम किसके लिए करते हैं, आर्सेनिक के लिए। और आर्सेनिक का जब भी गडजेट टेस्ट करते हैं तो ये हमारे पास ये क्या है, आर्सेनिक, इसमें जिंक डस्ट मिक्स करते हैं और साथ में स्टेनस क्लोराइड, और ये अपने आप में क्या काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। इससे आर्सेनिक एसिड जो है वो किस में चेंज होगा, वो आर्सेनियस एसिड में चेंज होता है। इसके बाद ASH3 आर्सेनियस गैस बनती है जो बाहर हो जाती हैं। लिमिट टेस्ट में आपको दो ही बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास इस तरह से ये गडजेट है और यहाँ पर एक क्या लगा है, एक पेपर लगा है, लिटमस पेपर, और यहाँ ये जो इस तरह से ये ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर कॉटन का एक प्लग फंसा हुआ है जिसमें आपको ऊपर पेपर है और ये कॉटन का प्लग फंसा हुआ है। इसके अंदर देखो दो गैस बनती है, एक तो H2S और एक आर्सेनियस ASH3, दो गैस बनती हैं। इसमें क्या करता है, ये जो कॉटन प्लग फंसा हुआ है वो कॉटन प्लग किससे ट्रीट है, लेड एसीटेट से ट्रीटेड होता है। इस तरह से याद करें, Cla। और यहाँ जो पेपर है वो क्या है, P। पेपर क्या है, P। और पेपर जो P है वो लेड पेपर जो है वो किससे ट्रीटेड है, वो AgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड से ट्रीटेड है। अब जैसे ही यहाँ से गैस ऊपर जाएगी और यहाँ से जाने वाली ऊपर गैस, यहाँ क्या लगा हुआ है, कॉटन का प्लग, और कॉटन का प्लग में जो है लेड एसिटेट से ट्रीटेड है। तो ये पेपर क्या करेगा, ये पेपर, और इधर जो है ऊपर क्या है, लिटमस, तो यहाँ लेड एसिटेट जो है वो H2S गैस से रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना देगा और आर्सेनिक से AgCl2 रिएक्शन करता है। इस तरह से याद करना है अपने को। एक जो है सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हम चीनी या नमक डालते हैं तो ये कोई 10 ml में डिजोल्व हो जाएगा, कोई 1 किलो पानी में डिजोल्व होगा। तो इनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो सबकी अलग अलग होती हैं। और सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए आपको पता है कि 1 ग्राम को डिजोल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट चाहिए वो क्या होती है, सोल्यूबिलिटी। अब इस सॉल्यूशन को हम अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे किसी सॉल्यूशन को हमें ड्रग को डिजोल्व करना है तो यहाँ फ्रीली सोल्यूबल है तो वो 1 से 10 ml लिक्विड की आवश्यकता होगी, स्लाइटली सोल्यूबल, इनको इस तरह से याद करें। और ये टेम्परेचर है,